राजनगर के एक छोटे से गांव में लाजवंती नाम की एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। उनका कोई संतान नहीं था। लाजवंती का बूढ़ा पति काफी समय से बीमार चल रहा था। एक दिन लाजवंती जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रही थी कि तभी लाजवंती का पति फूट फूट कर रोने लगा। अपने पति को रोता देख लाजवंती बोली, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? जब तुम्हें जंगल में लकड़ियां काटते जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं तुम्हारा पति हूँ, मगर मेरा होना ना होना के बराबर है। जिस आयु में तुम्हें बैठाकर आराम से भोजन मिलना चाहिए, उस आयु में तुम कितनी मेहनत कर रही हो, और मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए आप, इसमें आपका क्या दोष? अगर हमारी कोई संतान होती तो हम दोनों पति पत्नी आराम से जीवन व्यतीत कर रहे होते, मगर शायद किस्मत में कुछ और मंजूर था। हम संतान से वंचित रह गए और आप बूढ़ा होकर बीमार पड़ गए। पता नहीं हमारे दिन कब बदलेंगे और कितने दिन हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना होगा। आप निराश मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिन एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। इतना बोलकर लाजवंती जंगल में चली गई कि तभी उसके कानों में किसी पक्षी के तेज पंख फड़फड़ाने की आवाज टकराई। लाजवंती अपने आप से बोली, इतनी तेज पंखों की फड़फड़ाने तो मैंने कभी नहीं सुनी। ये तो कोई पक्षी नहीं बल्कि कुछ और ही लगता है। इतना बोलकर लाजवंती इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री जिसके बड़े बड़े पंख थे, घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। लाजवंती तुरंत उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारे शरीर में इतनी चोट कैसे लगी और कौन हो तुम? पंखों वाली स्त्री दर्द से कराती हुए बोली, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ पर घूम रही थी कि अचानक मेरे पंख इस नुकीले पेड़ से टकरा गए और मैं घायल होकर नीचे गिर पड़ी। तुम्हारे पंख में तो काफी चोट पहुँची है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। हाँ, दर्द तो बहुत हो रहा है। तुम यहीं पर रुको, मैं जंगल से औषधि पत्ते को तोड़ कर लाती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उसकी जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, इस घाटी की मिट्टी को मेरे जख्म पर लगा दो, मैं सही हो जाऊंगी। लाजवंती ने जैसे ही मिट्टी परी के जख्मों पर लगाई, अचानक परी रंग बिरंगी किरणों के साथ सही हो गई और खुश होकर बोली, तुमने मेरी मदद की है अम्मा। मैं तुम्हें भी मदद करना चाहती हूँ। गरीबी का सामना ही किया है और इस समय भी मैं गरीब ही हूँ। मेरे पति बीमार है, इसीलिए वो कोई काम धंधा नहीं कर सकते। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ और उन्हें बाजार में बेचती हूँ, लेकिन उससे इतना कमाई भी नहीं होती कि हमारा पेट भर सके। तो क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? अगर संतान होती तो शायद मुझे ये समय नहीं देखना पड़ता। लाजवंती की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, अब तुम्हें भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना बोलकर परी अपने हाथ घुमाने लगी। तभी उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा आ गया। परी वो पौधा लाजवंती को पकड़ाते हुए बोली, ये लो, इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देना। अगली सुबह ये पौधा एक वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा और उसके बाद उस वृक्ष से रोज रात में स्वर्ण मुद्राओं की बारिश हुआ करेगी। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो गई। लाजवंती वो पौधा लेकर अपने घर पर आ गई। लाजवंती के हाथ में पौधा को देखकर उसका पति उससे बोला, लाजवंती, तुम ये सुंदर पौधा कहाँ से लेकर आई? लाजवंती सारी घटना अपने पति को बताती हुई बोली, ये पौधा मुझे उस परी ने दिया है। तो फिर देर किस बात की लाजवंती, इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा दो। अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपने घर के आंगन में एक बहुत ही बड़ा सुंदर वृक्ष दिखाई दिया। लाजवंती अपने पति से बोली, इसका मतलब उस परी ने बिल्कुल सही कहा था। ये पौधा तो एक ही रात में वृक्ष में परिवर्तित हो गया। हाँ, और देखो कितने सुंदर वृक्ष में परिवर्तित हुआ है। अब हमें रात का इंतजार और करना चाहिए।
वो दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही उस वृक्ष से स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होने लगी। देखते ही देखते लाजवंती के आंगन में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार एकत्रित हो गया। लाजवंती खुशी से झूमते हुए अपने पति से बोली, यार जी, अब तो हम बहुत ही धनवान हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा लाजवंती। अब हमें और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा जीवन अब पहले से बेहतर होगा। कुछ ही दिनों में लाजवंती ने अपने घर के सामने राजनगर के राजा संग्राम सिंह से भी बड़ा महल बनवा लिया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मगर एक दिन राजा संग्राम सिंह अपने मंत्री चरण सिंह के साथ वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े आलीशान महल पर पड़ी। संग्राम सिंह अपने मंत्री चरण सिंह की ओर देखकर बोला, मंत्री जी, ये महल तो हमारे महल से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। आखिर ये महल है किसका? महाराज, ये महल लाजवंती नाम की एक बूढ़ी औरत का है। वो और उसका बूढ़ा पति यहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि वो दोनों पति पत्नी राजनगर के गरीब वासियों की बहुत सहायता करते हैं। आखिरकार उनकी संतान ऐसा क्या काम करती है कि उनके पास इतना धन है कि वो हमारे महल से भी बड़ा और आलीशान महल बनवा सके? हैं? महाराज, उन दोनों की कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले इन बूढ़े पति पत्नी के पास खाने के लिए भी धन नहीं था। ये सुनकर राजा संग्राम सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा। तो मंत्री जी, जाकर पता करो उनके पास इतना धन आया कहाँ से। इतना बोलकर राजा संग्राम सिंह वहां से चला गया। अगले दिन मंत्री चरण सिंह राजा संग्राम सिंह से बोला, महाराज, मैंने बूढ़े पति पत्नी से बहुत पता किया मगर उन दोनों ने बताने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर राजा संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तो जाओ उन दोनों पति पत्नी को यहाँ इसी समय लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर के बाद लाजवंती अपने बूढ़े पति के साथ राजा के महल के दरबार में खड़ी हुई थी। राजा संग्राम सिंह लाजवंती की ओर देखकर बोला, मैंने अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाने के लिए बोला कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया, लेकिन तुम हो कि मेरे सैनिकों को इनकार करके तुमने भगा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! और तो और मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई संतान भी नहीं है। चलो बताओ, इतना धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? क्षमा कीजिए महाराज, मैं सिर्फ केवल इतना कह सकती हूँ कि मेरे पास धन बेईमानी का नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन बेईमानी का नहीं है तो फिर तुम्हारे पास इतना धन आया कहाँ से? सीधी तरह से मुझे बता दो बुढ़िया। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको ये बात नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ये ना बताने के आदेश मिले हुए हैं। लाजवंती, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस राज्य से निकलने का आदेश देता हूँ। अगर तुम बूढ़े पति पत्नी मेरे राज्य के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं उसी समय तुम्हें मौत के घाट उतरवा दूंगा। और हाँ, तुम यहाँ से अपने महल नहीं बल्कि सीधे राज्य से बाहर जाओगे। राजा संग्राम सिंह का आदेश सुनकर लाजवंती अपने पति के साथ राज्य छोड़कर निकल गई। वो बेचारी अपने घर से अपने कुछ से बोले ही नहीं जा सकी। किस्मत ने हमें वही लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से हम उठ खड़े हुए थे। शायद हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तुमने सही कहा लाजवंती, हम तो जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। पता नहीं हमारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना है कि किशनगढ़ राज्य का राजा बहुत ही दयालु है। हम किशनगढ़ राज्य में ही चलते हैं। सब बोलने की बात है, सब राजा एक जैसे ही होते हैं। हमें अब किशनगढ़ राज्य के जंगल में ही झोपड़ी बनाकर फिर से रहना पड़ेगा। लाजवंती अपने पति के साथ किशनगढ़ राज्य की सीमा से कुछ दूर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर किशनगढ़ का राजा विक्रम एक कक्ष के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी वहां महल के राजगुरु आते हैं और राजा विक्रम से बोले, चिंता मत कीजिए महाराज, इतने साल इंतजार करने के बाद आज आपके घर संतान होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि महारानी
एक पुत्र को ही जन्म देंगी। हाँ, आप तो जानते हैं राजगुरु, मेरे विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं। बड़ी प्रार्थनाओं के बाद ये समय देखने को मिला है। तभी कत्सी एक दासी राजा विक्रम के सामने सर झुकाकर खड़ी होकर बोली, महाराज, महारानी ने युवा पुत्र को जन्म दिया है। क्या? अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैंने 10 वर्ष इंतजार किया एक पुत्र के लिए, और आज मुझे एक नहीं 2 पुत्र मिले हैं। अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इतनी प्रसन्नता की बात तुम इतने उदास स्वर में क्यों बता रही हो? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? आप स्वयं जाकर कक्ष में देख लीजिए महाराज। दासी की बात सुनकर राजा विक्रम कक्ष के अंदर चला गया। कक्ष में अपने एक नवजात शिशु को देखकर राजा बुरी तरह से क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा का एक पुत्र का चेहरा बंदर का था और बाकी शरीर इंसान का। राजा विक्रम गुस्से से राजगुरु की ओर देखकर बोला, ये क्या है? इतने वर्षों के बाद हमारी संतान हुई, और वो भी एक बंदर। अगर आसपास के राजाओं को पता चल गया तो वो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, और प्रजा में भी हमारा मजाक उड़ जाएगा। इससे पहले कि ये बात पूरे राज्य में फैल जाए, इस बंदर को यहाँ से दूर जंगल में फेंकाओ। बस, बहुत हुआ, मैं नहीं देखना चाहता इसे। और सबको ये सूचना दे दो कि हमारे घर में कोई जुड़वा नहीं, बल्कि केवल एक पुत्र ने जन्म लिया है। ले जाओ इसे। और फिर राजगुरु ने उसी समय राजा विक्रम के बंदर पुत्र को सैनिकों से जंगल में फेंकने को कहा। जंगल की ओर ले गए और उन्होंने उस नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक कर चले गए। मगर वो नहीं जानते थे कि इस दृश्य को दूर से लाजवंती देख रही थी। लाजवंती तुरंत राजा विक्रम के पुत्र के पास आ गई और उसे देखकर चूकती हुई बोली, अरे ये बच्चा यहाँ क्यों छोड़ गए? कहीं ये बच्चा राजा का तो नहीं है? अच्छा, अब समझ में आया, ये जरूर राजा विक्रम का ही पुत्र है। सुना है कि कई वर्षों से उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी, और अब संतान हुई भी तो ऐसी। ये मनुष्य कितने स्वार्थी होते हैं। अगर यही सुंदर पुत्र होता तो महल में दावतें होती और जश्न मनाया जाता, लेकिन क्योंकि ये बंदर के रूप में है, इसीलिए इसे यहाँ छोड़ दिया गया। लाजवंती ने नन्हे राजकुमार को अपने गोद पे उठा लिया। तुम्हें तुम्हारे पिता ने अस्वीकार करके जंगल में फिकवा दिया, परंतु मैं स्वार्थी और मतलबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी परवरिश करूंगी और मैं तुम्हारा नाम आज से आदित्य रखती हूँ। उस दिन के बाद से आदित्य की परवरिश लाजवंती करने लगी। समय ऐसे ही बीतता रहा। इसी बीच लाजवंती का पति भी संसार छोड़कर चला गया और बीतते समय के साथ साथ आदित्य जवान हो गया। एक दिन वो लाजवंती से बोला, माँ, आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देती? बेटा, केवल तेरे चेहरे की वजह से अगर तू राज्य के सीमा में प्रवेश करेगा तो लोग तुझसे डर जाएंगे। तो क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बुरी है। तो क्या मुझे जंगल से बाहर निकलने का कभी सौभाग्य नहीं मिलेगा माँ? ऐसा नहीं है आदित्य बेटा, समय आने पर तुम्हें यह मौका अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें स्वयं इस जंगल से बाहर जाने के लिए कहूंगी। इधर राजा संग्राम सिंह अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, मंत्री जी, हमारी पुत्री राजकुमारी सुलेखा विवाह योग्य हो गई है। हम चाहते हैं कि जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह हो वो बलवान के साथ साथ चतुर भी हो। मैं समझ गया महाराज। महाराज, अगर मेरी मानो तो आप 3 प्रश्न तैयार कीजिए और सारे राज्यों में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी राजकुमार अपने 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देगा वही राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला पहनाएगा। मंत्री जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं 3 प्रश्न तैयार करता हूँ। तुम जाओ और सारे राज्य के राजकुमारों को इस बात का ऐलान करवा दो। उसी से ही मेरी पुत्री सुलेखा का विवाह होगा। जाओ। अगले दिन मंत्री चरण सिंह ने आसपास के सारे राज्यों के राजकुमारों को ऐलान करवा दिया। किशनगढ़ राज्य में ये ऐलान सुनते ही लाजवंती आदित्य से बोली,
हमेशा कहते थे ना कि तुम इस जंगल से बाहर कब निकलोगे। समय आ गया है बेटा, तुम्हारे जंगल से बाहर निकलने का। क्या सच माँ? इसका मतलब अब मैं सारी दुनिया घूम सकता हूँ ना, है ना? बेटा, अब तुम्हें राजनगर की ओर रवाना होना होगा। राजनगर में राजा संग्राम सिंह की एकलौती पुत्री सुलेखा का विवाह होने वाला है और राजा संग्राम सिंह ने शर्त रखी है कि जो भी राजकुमार उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही राजकुमार राजकुमारी सुलेखा का पति बनेगा। वहाँ पर 3 राजकुमार पहुँच चुके हैं, तुम भी वहाँ पर चले जाओ। माँ, पर मैं कोई राजकुमार हूँ ही नहीं। नहीं बेटा, तुम एक राजकुमार ही हो। आज तक मैं तुमसे एक बात छिपाते हुए आई हूँ। दरअसल लाजवती आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोली, कुछ सैनिक तुम्हें यहाँ पर फेंक कर चले गए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम राजकुमारी सुलेखा से विवाह करके ये साबित कर दो कि तुम अपने जुड़वा भाई और बाकी और राजकुमारों से भी अधिक गुणवान और ज्यादा बेहतर हो। इधर राजनगर के राजमहल में आदित्य का जुड़वा भाई और साथ में 2 और राजकुमार खड़े हुए थे। राजकुमारी सुलेखा राजा संग्राम सिंह के बगल में खड़ी हुई थी। राजा संग्राम 3 राजकुमारों की ओर देखकर बोला, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बताओ, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके पास सब कुछ होता है मगर फिर भी वो उदास होता है? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती? राजा संग्राम सिंह की बात सुनकर तीनों राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। महल में सन्नाटा छा गया। तभी वहाँ पर चौथा राजकुमार आ पहुँचा। उस राजकुमार ने चेहरे कपड़े से ढक रखा था। वो निडर होकर राजा संग्राम सिंह से बोला, आपका पहला प्रश्न था कि वो कौन सा मनुष्य है जिसके पास सब कुछ होता है मगर फिर भी वो उदास होता है। महाराज, इसका उत्तर है कि वो मनुष्य वो होता है जिसका मन ईर्ष्या से भरा होता है। ईर्ष्या जिस मनुष्य के मन में आ जाती है उसके पास चाहे धन का भंडार ही क्यों न एकत्रित हो जाए, वो सदैव सामने वाले को देखकर हमेशा उदास रहता है और असंतुष्ट रहता है। अब महाराज, आपका दूसरा सवाल था कि ऐसा क्या है कि मनुष्य जिसे जितना भी पाले और पाने की चाहत कभी समाप्त नहीं होती। महाराज, वो धन होता है। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन का भंडार एकत्रित क्यों ना हो जाए मगर फिर भी वो और धन पाने की चाहत रखता है। आपका तीसरा प्रश्न यही था कि ऐसा क्या है जिसे मनुष्य एक बार खो देता है तो फिर कभी वापस नहीं पा सकता। महाराज, वो समय है। मनुष्य चाहे जितना भी बीते हुए समय को वापस पाने की कोशिश कर ले लेकिन ला नहीं सकता, पा नहीं सकता। समय गया तो गया। चौथे राजकुमार के जवाब सुनकर राजा संग्राम सिंह खुशी से बोला, वाह, क्या बात! तुमने इन तीनों प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया राजकुमार। शाबाश! अब तुम अपने चेहरे का नकाब हटा सकते हो। मैं उस बुद्धिमान राजकुमार को देखना चाहता हूँ जिसकी बुद्धि का मैं कायल हो गया। हटाइए राजकुमार अपना नकाब और दिखाइए अपना चेहरा। चौथे राजकुमार ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। राजा पूरी तरह से क्रोधित हो उठा क्योंकि राजकुमार का चेहरा बंदर का था और राजकुमार आदित्य ही था। क्या? ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक बंदर के साथ नहीं कर सकता। और हो ना हो, मैंने तो इस प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को बुलाया था, लेकिन तुम बंदर यहाँ कैसे पहुँच गए? महाराज, मैं आपके पड़ोसी राज्य किशनगढ़ के राजा विक्रम का पुत्र हूँ। झूठ बोलते हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार चंदन तो मेरे सामने खड़ा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि राजा विक्रम की तो एक ही संतान है, फिर तुम उसके पुत्र कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतरवा दूंगा। तभी वहाँ पर लाजवंती आ पहुंची। लाजवंती को देखकर राजा संग्राम सिंह गुस्से से बोला, तुम तो वही हो जिसे मैंने बरसों पहले इस राज्य से बेदखल कर दिया था। वही हो ना तुम? हाँ, मैं वही हूँ। मैं जानती थी कि तुम इसका चेहरा देखकर इसे मारने का प्रयास करोगे। मैं तुम्हें केवल ये बताने के लिए आई हूँ महाराज कि ये सही कह रहा है। ये सचमुच राजा विक्रम का ही पुत्र है। अब मैं समझा। वर्षों पहले मैंने तुम्हें
राज्य से बेदखल कर दिया, तो तुम इस बंदर के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए आई हो। इतना बोलकर राजा संग्राम सिंह सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इन दोनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो, ले जाओ। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी जो कि बरसों पहले लाजवंती को मिली थी वहां पर प्रकट हो गई और क्रोधित भरी अवस्था में राजा संग्राम सिंह की ओर देखकर बोली, तुमने अत्याचार की सीमा पार कर दी है राजा संग्राम सिंह। बरसों पहले तुमने इस निर्दोष लाजवंती को राज्य से बेदखल कर दिया। बेचारी ये राज्य छोड़कर किस्म का राज्य चली गई और वहाँ के राजा ने अपने पुत्र की सकल बंदर की तरह देखकर इसने उसे अपने पुत्र की तरह पाला और इसे अच्छी परवरिश की, इससे अच्छा संस्कार दिए, पर क्योंकि वो एक राजकुमार था इसीलिए उसने उसे यहाँ पर भेजा। पर तुम उसके बुद्धि के कायल होने के बजाय उसे मौत के घाट उतरवा रहे हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। परी क्रोध में राजा संग्राम सिंह को जलाने ही वाली थी कि तभी लाजवंती परी से बोली, इन्हें क्षमा कर दो परी, मैं नहीं चाहती कि महाराज की बेटी के ही सामने उसके बाप को जला दिया जाए। सुना तुमने, इसे कहते हैं इंसानियत। परी की बात सुनकर राजा संग्राम सिंह आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए हुए बोला, मुझसे गलती हो गई परी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दो परी। तभी परी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और राजकुमार आदित्य का चेहरा एक बहुत ही सुंदर नवयुवक चेहरे में परिवर्तित हो गया। परी राजा संग्राम सिंह से बोली, बरसों पहले लाजवंती ने अपने धनवान होने का रहस्य तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए मैंने मना किया था, क्योंकि मनुष्य बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। मैंने राजकुमार आदित्य को सुंदर बना दिया है। राजकुमार आदित्य ने तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं, इसलिए केवल राजकुमार आदित्य का ही विवाह राजकुमारी सुलेखा के साथ होना चाहिए। मुझे मंजूर है परी। राजा संग्राम सिंह के इतना कहते ही परी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई और राजकुमार आदित्य का विवाह धूमधाम से राजकुमारी सुलेखा से हो गया। विवाह के बाद राजा संग्राम सिंह लाजवंती से बोला, मुझे क्षमा कर दो लाजवंती, अब मैंने फैसला ले ही लिया है। इस राज्य का अगला महाराज आदित्य ही होगा। मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया वो क्षमा के काबिल तो नहीं, परंतु मैं फिर भी प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे महल में ही रहो, क्योंकि तुम ही राजकुमार आदित्य की असली माँ हो। राजा संग्राम सिंह की बात सुनकर लाजवंती ने मुस्कुराते हुए हामिगी भर दी और वो अपने बेटे राजकुमार आदित्य के साथ महल में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।